स्माइल मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं राजश्री मैडम का फिर एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ, उसका जो कुछ थोड़ा सा बेसिक है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कल समझाया है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वुमेन्स हेल्थ से। हेल्थ तो सबकी ही ज़रूरी है, ना कि वुमेन्स की, लेकिन सब लोगों की। लेकिन फिर भी वुमेन्स हेल्थ क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऐसा कहा जाता है कि इफ यू चेक द हेल्थ ऑफ वुमन, यू चेक द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। अगर घर में कोई एक व्यक्ति बीमार होगी, बच्चा बीमार होगा या हस्बैंड बीमार हो या फिर कोई पेरेंट्स बीमार रहेंगे, तो घर की जो वो वुमन है, जो घर का पिलर है, वो सब लोगों की केयर करती है। जो भी पेशेंट है उसके लिए वो सब कुछ बनाती है, काम करती है। उसका कुछ ऑफिस का काम रहेगा वो भी संभालती है। लेकिन अगर घर की जो पिलर है, वुमन है, वो अगर किसी दिन बीमार हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो ऐसा माहौल घर में बनता है कि पूरा घर ही बीमार है। इसीलिए एक वुमन है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहनी ज़रूरी है। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते रहते हैं कि हम लोग जो है, वुमेन है, इन जनरली सब लोगों की केयर करते हैं, घर में सब लोगों की केयर करते हैं, लेकिन हम अपने खुद के लिए समय नहीं दे पाते हैं। हमें खुद के लिए कम से कम, जैसे कल मैम ने बोला कि 2 घंटा तो समय हमें देना ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि हेल्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि हेल्थ मीन्स डिसीज ना होना। लेकिन ये इतना ही नहीं है। इसीलिए हेल्थ वो होती है जहाँ पर आपका कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग रहेगा। इसके लिए हम लोग सुजोग थेरेपी में कुछ और टर्म्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, ये तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो उसमें हमारा सोल, माइंड, बॉडी एंड हमारा लाइफ, सोशल लाइफ, हमारा जो इन जनरल लाइफ है, उसका विचार किया जाता है। इसके लिए ये तीनों भी चीजें बहुत वेल हार्मोनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ आप सबके लिए, कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, तो उसमें आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक ब्रेक होता है, क्लच होता है, एक्सेलरेटर होता है एंड स्टीयरिंग व्हील होता है। आप समझ लीजिए कि आपका जो ब्रेक है, वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी है, बॉडी के लेवल पे है। आपका माइंड जो है, आपका माइंड की हेल्थ जो है, वो जैसे कि आपका एक्सेलरेटर की तरह है। एंड अगर आपका सोल वगैरह है, तो वो अगर देखा जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपका क्लच है। अब अगर आपको गाड़ी चलानी है, तो क्लच होगा, एक्सीलरेटर होगा एंड ब्रेक होगा। इन तीनों में कोई भी एक चीज अगर खराब हो जाती है, तो क्या आपका स्टीयरिंग व्हील काम करेगा? उसका इंपॉर्टेंस रहेगा कुछ? तो बिल्कुल नहीं रहेगा। उसी तरह ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये हमारा लाइफ है, इन जनरल लाइफ है। तो इसके लिए लाइफ अगर हमारा हार्मनी में जाना है, तो हमें हमारा स्पिरिट या सोल, हमारा बॉडी एंड हमारा माइंड, ये तीनों लेवल पे हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ यानी एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं है, वो आपका वेल बीइंग है, आपका सोल, माइंड एंड बॉडी का। इसीलिए ऑल लेवल्स पे सबको हमें फिट रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ बॉडी लेवल पे फिटनेस होके कुछ फायदा नहीं है, इमोशनल, मेंटल लेवल पे भी हेल्थ होनी चाहिए। तो हम लोग अगर देखते हैं विमेन के हेल्थ के बारे में, देखते हैं कुछ फैक्ट्स रहते हैं जो सब जनरली सब लोगों को इतने पता नहीं है। लेकिन एक जनरली देखा जाए तो एवरेज वुमेन में शी लूजेस 5 पाउंड्स ऑफ मसल्स एवरी डिकेड। जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती जाती है, तो 5 पाउंड्स ऑफ मसल्स उसके लूज हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। शी एड्स 10 पाउंड्स ऑफ फैट एवरी डिकेड। जो फैट जरूरी नहीं है, जितना फैट हम लोग कम रखे बॉडी में उतना ज्यादा बेटर है। बाय 50, यानी 50 की जैसी हो जाती है, उसका मसल मास जो है बाय 1/3 उसका रिड्यूस हो जाता है। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स है। एंड बाय 60,
reduces mass by one half and फैट इंक्रीज है उसका, वो बहुत परसेंटेज से इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ मिलके आती है, तो धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक एक बीमारियां आती है। और जैसे मैंने पहले कहा था, वुमेन घर में ये सब चीजें क्यों होती है उसकी, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमें हमारी केयर करनी है, लेकिन आई थिंक वो एक बेसिक वुमेन्स इंस्टिंक्ट है। वो कितना भी पता हो कि हमें हमें भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, हमारे लिए भी उतना टाइम देना है, ये मालूम हो के भी वो सबसे पहले अपने बच्चे, अपने पति, घर में अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है, उनकी केयर पहले करेगी एंड उसके बाद में वो खुद के लिए देखेगी। घर में कुछ बचा हुआ खाना भी रहेगा, भले वो फ्रिज में है, अच्छा है, लेकिन वो बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को नहीं देगी। वो जो बचा हुआ खाना है वो खुद खा लेगी। या कुछ भी अगर काम करना है तो वो थोड़ा सा बाद में करेगी, सब लोगों को पहले खिलाएगी और अपने लिए समय लास्ट में रखेगी। ये थोड़ा सा रहता है वुमेन का, कितना भी हम लोग बोले, हमें भी पता है कि ये नहीं होना चाहिए, हमको खुद को भी टाइम देना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्टेजेस वुमेन के क्या हो जाते हैं। तो उसमें वन से फर्स्ट ईयर से लेके 20 ईयर तक का जो लाइफ स्टाइल स्टेजेस है उसके लाइफ के, वो सिक्योर्ड लाइफ रहता है, वो उसके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों की केयर करते हैं, उनको जितना भी सेफ रखने की ये जो कुछ रहेगी प्रिपरेशन वो करते हैं। तो इस समय में इतना ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन उसके दिमाग में नहीं रहता है। 20s टू लेट 30s जो है उसका जाता है बैलेंसिंग हर करियर एंड फैमिली, क्योंकि अर्ली 20s में वो करियर के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ उसकी होती है, थोड़ा सा लेट 20s या 30s तक जाती है तो फैमिली है, उसके लिए शादी करने के बाद वो सब बैलेंस करना इसमें रहती है। लेट 30s टू लेट 40s, उसमें हार्मोनल चेंजेस कुछ हो जाते हैं उसके शरीर के अंदर, वो क्यों होते हैं वो नीचे अभी मैं बता देती हूँ। एंड लेट 40s टू 50s प्लस में मैनेजिंग क्रॉनिक डिसीजेस, ये सब क्यों होता है? तो एज पर सुजोग थेरेपी हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे शरीर में कुछ एनर्जीज रहती है, 6 एनर्जीज रहती है जो हमारे शरीर के सारे प्रोसेसेस को बैलेंस करती है। तो उसमें से एक इमोशनल 60 फैक्टर होता है, जिसमें ऐसा माना गया है कि 0 से लेके 12 ईयर तक एक इमोशन थोड़ा सा हावी रहता है हमारे सबके शरीर में या माइंड में। वो इमोशन है एंगर का इमोशन। जैसे हम लोग 13 से 24 साल के होते हैं, वहां पर आपके इमोशन ज्यादा रहते हैं जॉय के। 25 से लेके 36 तक सेटिस्फैक्शन वाले इमोशंस हमारे शरीर में ज्यादा, माइंड में ज्यादा रहते हैं। 37 से लेके 48 तक वरी एंड एंजाइटी, ये इमोशन डोमिनेंट रहते हैं। 49 से लेके 60 तक सैडनेस या डिप्रेशन वाले इमोशन जो है डोमिनेंट रहते हैं। एंड 60 ऑनवर्ड में वो जो इमोशन रहता है दैट इज इमोशन ऑफ फियर। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि लेट 30s टू लेट 40s में अगर देखते हैं तो हमारा जो इमोशन है वरी एंड एंजाइटी का इमोशन रहता है नेचुरली उसमें। यानी ये इमोशन अगर हावी रहता है हमारे माइंड के ऊपर तो नेचुरली कुछ ना कुछ आपके शरीर में डिसीजेस की शुरुआत हो जाता है, डिसीजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इमोशन जो है वो है वरी एंड एंजाइटी वाला। इमोशंस बहुत मायने रखते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, इसीलिए ये चेंजेस होते रहते हैं। जैसे लेट 40s या 50s में जाते हैं आप, तो वहां पर इमोशन आ जाता है सैडनेस और डिप्रेशन का। ये जो विमेन के लाइफ में ये जो स्टेज या फेज रहता है उसका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहीं पर जाके उसके मैक्सिमम डिसीजेस की शुरुआत हो जाती है। और जैसे इमोशन वाइज देखा तो सैडनेस या फिर डिप्रेशन इमोशन है, उसके कारण भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं उस समय, लेट 40s में एंड 50s में, क्योंकि उस समय क्या होता है उसके बच्चे बड़े होते हैं, गर्ल्स डॉटर हो या फिर बॉयज हो, उनकी शादी हो जाती है, वो अपने अपने फैमिली में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो विमेन के माइंड में एक नेचुरल जो इमोशन आता है कि सब लोग इतने दिनों तक जब एक माँ की जरूरत थी, सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते थे, मेरी जरूरत सब लोगों को थी, लेकिन अब वो अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं, तो वो एक इमोशन उसके माइंड में आता है। एंड दूसरा रहता है कि
एक उम्र हो जाती है तो थोड़ा-सा सैडनेस एंड डिप्रेशन की वजह से आपके बॉडी में भी डीजनरेटिव डिसीजेज़ शुरू हो जाते हैं। जैसे ही डीजनरेटिव डिसीजेज़ शुरू हो जाते हैं, तो उसमें एक आता है कि मेनोपॉज़ की एक फ़ेज़ आ जाती है, उसमें और बहुत सारे इलनेसेस जैसे कि उसके जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, हेयर्स का ग्रेइंग ज़्यादा हो जाता है, तो नेचुरली उसके दिमाग में और भी सैडनेस एंड डिप्रेशन आ जाता है एंड फिर आगे जाके उसके डिसीजेस जो है क्रॉनिक बनते जाते हैं। इसीलिए 40s 50s प्लस में आपके डिसीजेस जो कुछ भी शुरुआत हो गए हैं उसमें बढ़ोतरी होती है एंड उसका सैडनेस बढ़ता है। तो इसके लिए जरूरी रहता है कि ये इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एग्जैक्ट स्ट्रेसर क्या है उसके लाइफ में। वो स्ट्रेसर क्या उसके बच्चे हैं, वो स्ट्रेसर क्या उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स है, या हो सकता है कि कुछ और भी स्ट्रेसर्स रह सकते हैं कि जैसे कुछ फाइनेंशियल इशू हो गए या उसकी खुद की बीमारी हो गई है। इस टाइप के जो कुछ भी स्ट्रेसर्स है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके बाद में उसके ऊपर काम करना चाहिए। देन शेड्यूल अ पर्सनल रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बताया, हम लोग सबसे पहले दूसरों का या फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं एंड अपने लिए हम लोग बहुत कम समय रखते हैं। तो आप सब लोग आपके अपने खुद के लिए कुछ समय निकालें। आपके एक्सरसाइज के लिए, आपकी योगा के लिए कुछ समय निकालिए, या आपके हॉबीज कुछ रहेगी। हॉबीज नहीं भी है तो आप नई नई हॉबीज कुछ आप रख सकती है। और आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, रीडिंग अच्छा लगता है तो आप नए नए बुक्स पढ़ सकती है। आजकल आपको बहुत सारा चैनल्स है, यूट्यूब है, वहाँ पर भी एंटरटेनमेंट का बहुत कुछ मिल सकता है, तो उसमें आप रिलैक्स होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में है कि गुड न्यूट्रिशन। इस समय जैसे बॉडी में डीजनरेटिव डिसीजेस का शुरुआत हो जाती है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन जो हो बैलेंस हो। उस बैलेंस न्यूट्रिशन में जैसे हमने उस दिन भी देखा है डाइट केस में, तो आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स रहेंगी, बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे, प्रॉपर क्वांटिटी में आपके शरीर में प्रोटीन्स भी जाएंगे, या आपका जो फैट परसेंटेज है या फिर कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा कम करके एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपको लेना जरूरी है। देन एक्सरसाइज रेगुलरली, जैसे अभी बताया कि एक्सरसाइज के लिए आप टाइम समय निकालिए खुद के लिए। 24 घंटे जो रहते हैं उसमें हम लोग सोते हैं रात को, उसके बाद में आपको अपने खुद के लिए 2 घंटा, कम से कम 2 या 2.5 घंटा निकालना बहुत जरूरी है। देन स्लीप मोर। इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप के चैप्टर में हमने देखा है कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको मिलना बहुत जरूरी है। वो स्लीप अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपके लिए हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। एंड ट्राई बोटानिकल सपोर्ट। बोटानिकल सपोर्ट यानी जितना आयुर्वेदिक इसमें रहेगा, अश्वगंधा बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, वो आपको थोड़ा सा कामनेस वगैरह देता है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एज के साथ अगर कुछ डिसीजेस शुरुआत हो जाती है, तो उसमें से कॉमन डिसीजेस कौन से हैं? उसमें से एक होगा हार्ट डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, गायनेक प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, वेट मैनेजमेंट, UTI, and health during pregnancy, depression, and pre and post menopausal syndromes। ये कुछ कॉमन डिसीजेस मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ डिसीजेस आ सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस फैक्टर अगर बढ़ेगा, लेकिन ये है कॉमन डिसीजेस। तो हम लोग अगर एक एक डिसीज के बारे में देखते हैं, तो हार्ट डिसीज, सबके मन में हार्ट डिसीज के बारे में बहुत ज्यादा भय रहता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है, कहीं कहीं पर भी कभी भी आ जाएगी और हम लोग अभी ते अभी नहीं हो जाएंगे। लेकिन कैसे है कि कोई भी अगर डिसीज रहेगा तो उसके कुछ अर्ली सिम्टम्स रहते हैं। एंड वीमेन में बेसिकली जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू है, इस्ट्रोजेन जो उनका जो है फीमेल हार्मोन जो है, वो जब तक ठीक से है तब तक आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद ये इस्ट्रोजन बॉडी में बनना कम हो जाता है, जैसे आपका हार्ट के हेल्थ के लिए जो एक नेचुरल प्रोटेक्टर था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हो सकता है कि उसके बाद में हार्ट डिसीजेस डेवलप हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ सिम्टम्स रहते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है।
जैसे कि आपको अनयूजुअल फटीग लगता है, कुछ भी काम करने के बाद थोड़ा सा भी काम कर लिया और मुझे बहुत थकान होती है, देन आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक से नींद नहीं आती है, ब्रीदिंग में आप थोड़ा सा भी चलते हैं, ब्रीदिंग में आपको शॉर्टनेस लगती है, उसके बाद में आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो है बार बार होने लगती है। कभी कभार इंडाइजेशन होता है तो दैट इज ओके, बट बार बार अगर ऐसा लगता है कि मेरा डाइजेशन ठीक से नहीं है, पेट मेरा फूला हुआ है, इस टाइप से कुछ अगर आपको बार बार लगता है तो हो सकता है, इट इज नॉट लाइक कि वही हार्ट का ही सिम्टम, लेकिन हो सकता है कि दैट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज। देन एंग्जाइटी, छोटी छोटी चीजों में आपको बहुत चिंता होती है, आपको डर लगता है, एंड आपका चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में आपको हेवीनेस लगेगा, भारीपन लगेगा। बाकी सारे जो क्लिनिकल टेस्ट है उससे तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन ये कुछ थोड़े से सिम्टम्स रहते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद में ये जो हम लोग क्लिनिकल जो मैंने बोला, तो आपको हेल्दी खाना खाना है प्रिवेंशन के लिए, एक्टिव रहना है, आपकी लाइफस्टाइल हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं कभी कभी सुनती हूँ कुछ लोगों के या कुछ विमेन्स है उनके मुंह से कि चलो लॉकडाउन शुरू है तो मस्त आराम चल रहा है, हम लोग पूरा दिन में नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं, खाना खाते हैं, फिर कहीं जाते नहीं, बाहर तो जाना ही नहीं है, फिर हम लोग आराम करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप आराम कीजिए, लेकिन जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा चूज कीजिए कि आप हेल्दी खाना खाएं, जिसमें आपके सैचुरेटेड फैट्स एंड ज्यादा हाई कैलोरी फूड ना हो। फिर आपको एक्टिव रहना है, घर में रह के भी आप एक्टिव रह सकते हैं। वैसे तो लॉकडाउन जब नहीं रहेगा तो आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना, वो भी बाहर की खुली हवा में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आपको एक्टिव रहना है। आपका बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो 18 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 30 से कम होना चाहिए। आइडियली मैं कहती हूँ कि 25 से कम आपका बीएमआई अगर रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। उसमें अगर आप बीपी रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, इट शुड बी प्लस और माइनस 120/80। फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं तो दैट शुड बी लेस देन 100। वेस्ट का सरकमफेरेंस आपका जो है, इट शुड नॉट बी मोर देन 35 इंचेस। आपका लिपिड प्रोफाइल अगर आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका है, आप ध्यान दीजिए कि वो 200 से कम रहे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज लो डेंसिटी लिपिड, जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो आपका 100 से कम होना चाहिए। एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपिड, वो 50 एंड अबव रहेगा तो ज्यादा बेटर है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम रहना चाहिए। एलडीएल एचडीएल के रेशो में अगर आप देखते हैं, टेस्ट कराते हैं, आपका एलडीएल भले ही 100 से कम है, लेकिन अगर एचडीएल भी आपका 30 से कम है तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा डेंजरस इश्यू हो सकता है, क्योंकि एचडीएल जितना आपका अच्छा रहेगा, यानी अबव 50 रहेगा, उतना आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एचडीएल के लिए आप हेल्दी फैट खाते हैं, जैसे ओमेगा वाले फैट्स है, ओवरनाइट सोक किया हुआ आपका बादाम है, अखरोट है, इस टाइप से अगर आप कुछ ऑयल सीड्स रहते हैं, पंपकिन सीड्स वगैरह, जिसमें भी आपको ओमेगा अच्छा मिले, ओमेगा 3 अच्छा मिले, प्लांट बेस्ड। मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ एनिमल बेस्ड ओमेगा के लिए, लेकिन ये अगर आपको मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दैट उसके बाद में है सीआरपी, दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो अगर आपका 3 से कम रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये सब मार्कर्स है, इंडिकेटर्स है कि आपको कुछ इश्यू हो सकता है। होमोसिस्टिन एक टेस्ट रहता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है हार्ट के डिसीजेस में। आपका होमोसिस्टिन लेवल अगर अच्छा रहेगा तो आपके चांसेस डिसीजेस के कम हो जाते हैं। सो हार्ट को आपको हेल्दी कैसे रखना है, सबसे पहले तो आपको जो फूड यहाँ पर दिखाई दिया है, तो मोस्टली वो प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, जिसमें आपके सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, वो वाला फूड आपको अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट जो है उसमें, जैसे कि कर्ड और बटर मिल्क, ये जैसा छोड़ के आपका मिल्क रहेगा या कुछ स्वीट्स वगैरह रहेंगे, वो जितना हो सकता है आपको कम करना है। क्योंकि अगर ये आप फूड खाते हैं एंड आपके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस वगैरह हो जाते हैं, तो आपको ब्लॉकेजेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जस्ट 1 मिनट, कुछ तो इशू हो गया फिर से। अमित सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस, कंटिन्यू मैम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे यहाँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, क्या हो गया इशू? 1 मिनट में देखती हूँ।
सो हमें जितना हो सकता है हेल्दी फूड खाना है, तो आप हार्ट अटैक से, हार्ट डिसीजेस से बच सकते हैं। कि हार्ट के लिए आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हार्ट का कुछ ये इश्यू है तो आपको डरना चाहिए। आप हार्ट डिसीज को कभी भी रिवर्स कर सकते हैं। 80, 85, 90% भी आपके ब्लॉकेजेस अगर रहे एंड आप कुछ इस टाइप का फूड फॉलो करते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आई एश्योर 15 दिन के अंदर आपके ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल आपको 100% आपको चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। अभी ब्रेस्ट कैंसर की बहुत जगह हम लोग देखते हैं तो वो सब बढ़ गया है। तो उसके भी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि जब तक वो बढ़ जाता है तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है हर एक को कि आपका खुद का जो ब्रेस्ट है उसका खुद ही असेसमेंट करना है, कभी मंथ में या 2 मंथ में आपको करना है। जैसे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर ध्यान से देखते हैं तो कहीं पर भी आपको ब्रेस्ट की मसल टिश्यू जो है वहां पर कोई अगर आपको लंप जैसा दिखाई देता है तो आपको देखना है कि वो किस चीज से हो गया है। देन उसके बाद में एक सिम्टम्स रहता है कि आपके निपल जो है वो पुल्ड इन लगेंगे, जो सेंटर से जो अंदर की तरफ जैसे खिंचाव उसका हो गया है। देन कहीं पर भी ब्रेस्ट की मसल्स है उसके ऊपर अगर डिम्पल्स दिखते हैं आपको, जैसे गड्ढा जैसा दिखता है, तो भी वो एक साइन हो सकता है आपके ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत का। देन अननेसेसरी अगर कोई महिला फीडिंग नहीं कर रही है, चाइल्ड फीडिंग नहीं कर रही है एंड फिर भी निप्पल से कुछ भी आपको जैसे पानी जैसा या वाटरिंग ड्रिबलिंग कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि इट कैन बी अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट के ऊपर कुछ रेडनेस के रैशेस वगैरह बार बार रहते हैं तो भी आपको सोचना चाहिए। एंड कुछ स्किन चेंजेस दिखते हैं, उसमें स्किन के कलर में चेंजेस, फ्लेकी स्किन हो जाती है, व्हाइट ब्लैक थोड़ा सा हो जाता है। इस टाइप के कुछ भी सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि हर कोई सिम्टम्स इसमें दिखे, लेकिन इसमें से कोई भी सिम्टम आपको अगर अपने आप में दिखता है तो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। सबसे पहले आपको केयर करनी है, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि नॉट ऑल लम्प्स आर कैंसरस, दे कैन बी बिनाइन। सिस्ट होते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप जनरल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाना है एंड मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है, वो सजेस्ट करेंगे आपको मैमोग्राफी करानी है। एंड इन जनरली आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं तो भी आफ्टर 40 मेरे ख्याल से वुमेन को 2 साल के बाद तो मीन्स अगर कुछ आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है तो एवरी ईयर, फैमिली हिस्ट्री नहीं है आपकी हिस्ट्री कुछ, तो आपको 2 साल में एक बार तो मैमोग्राफी का टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद में है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है, उसमें से कैल्शियम जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 पिक्चर देखते हैं तो ओरिजिनली आपकी जो हड्डियां रहती है वो पोरस रहती है, स्ट्रॉन्ग ऐसा ये नहीं रहता है एक। तो पोरस क्यों रहती है कि आपकी हड्डियां आपका वजन भी उठा सके, वेट भी उठा सके एंड उसके साथ साथ आपकी बॉडी को लाइट भी रखे, इसलिए वो पोरस होती है। लेकिन कुछ वजह से कैल्शियम अगर आपका एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है तो ये पोर जो है ऐसे बढ़ जाते हैं एंड आपकी हड्डियां जो है वो वीक हो जाती है। हड्डियां वीक जब हो जाती है तो क्या हो जाता है कि थोड़ी सी भी चीज से अगर आप कहीं पर कुछ गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि हड्डी टूटने के बाद आप गिर जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें आपका हिप जॉइंट रहते हैं या फिर आपका शिन बोन रहेगा, कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो फ्रैक्चर भी आपको बाद में, जब मेनोपॉज के बाद ऐसा कुछ हो जाता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो जनरली रिकवर जल्दी नहीं होता है। इसलिए जितना भी आफ्टर 40 आपको बार बार टेस्ट कराने हैं, उसके भी आपको बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराना है, कैल्शियम का टेस्ट आपको कराना है। अगर ये चीजें आपके शरीर में कम है तो आपको उसके सप्लीमेंटेशन लेने हैं एंड उसमें जो रिच फूड है वो फूड आपको खाने हैं। उसमें मैं एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कैल्शियम कम है करके ओवर द काउंटर जनरली जो भी टीवी के ऊपर आप लोग एडवर्टाइज देख के कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उसमें भी आप देख लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला फॉर्म है वो आप इस्तेमाल ना करें। ऐसा वाला कार्बोनेट का कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट ले जिसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट वाला फॉर्म हो, क्योंकि वो आपके शरीर में अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है। जब भी आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले उसके साथ में आप आयरन का सप्लीमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद में कॉमन प्री मेनोपॉज सिंड्रोम्स क्या होते हैं।
जैसे कि उसमें फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एंगर बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, इरिटेबली, ये जो है इमोशन सब चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा था कि इमोशन वाली 6 की रहती है, प्री मेनोपॉजल स्टेज जो रहता है या मेनोपॉजल एज जो रहता है, उसमें उसके वरी, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन वाले इमोशंस है अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये सारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा चला भी जाता है जल्दी, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो हॉट फ्लैशेस, उसको अंदर से बहुत गर्मी जैसे लगती है, बाकी दूसरे लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन उसको लगेगा कि बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन वो कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। रात में उसको बहुत स्वेट्स आएंगे, बहुत स्वेटिंग होगा। देन रिड्यूस लिबिडो जो है, उस सेक्स ड्राइव है उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वेट गेन जो होता है हो जाता है उसमें, वो जल्दी जल्दी वेट गेन हो जाता है, लेकिन जितना पहली एज में उसका इजीली वेट लॉस हो जाता था, वो वेट लॉस होता नहीं है। देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिन इनकंटिनेंस बढ़ जाता है, उसके साथ में वजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, एंड स्टमक में ब्लोटिंग वगैरह ये सारा बढ़ जाता है। उसके बाद में कॉमन गायनेक प्रॉब्लम्स अगर हम लोग देखते हैं, तो आपको ये यूटेरस जो है, यूटेरस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। तो उसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड जो होते हैं, फाइब्रॉइड्स कॉमन है। देन यूटेरस प्रोलैप्स हो जाता है कहीं कहीं पर। एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, जिसमें आपका एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसका जो उसके बाहर छोटे छोटे ग्रोथ्स आने लगते हैं, और वो पेनफुल हो जाता है, मेंसेस पेनफुल हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। देन एडिनोमायोसिस करके एक हो जाता है, जिसमें ये आपका एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर यहाँ की टिश्यूज जो है एंडोमेट्रियम वॉल के यहाँ अंदर चली जाते हैं, उसमें भी आपको जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होते समय क्लॉटिंग होगा, या कुछ भी ऐसे इस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पीसीओडी एंड पीसीओएस बहुत कॉमन है। उसमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें आपकी जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। अब ये सिस्ट हीमोरेजिक सिस्ट भी होते हैं कभी कभी ब्लड के, और कभी कभी दूसरे सिस्ट भी हो जाते हैं, तो इसको भी आसानी से क्योर किया जाता है। देन फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है जहाँ से आपकी एग्स एंड वो इसमें जाते हैं, यूटेरस में जाएंगे, तो वो ब्लॉकेजेस कभी कभी हो जाते हैं, तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स में वगैरह इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। एंड डिसमेनोरिया, जैसे कि जिसमें आपके पीरियड्स के दौरान बहुत सारा पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स वगैरह ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम लोग, मैं अभी वेरी सिंपल टेक्निक्स रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, किसी को अगर चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको स्लाइड शेयर करूंगी उसके ट्रीटमेंट। सो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, ये थोड़े से स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गए। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको होता है तो मैंने बता दिया है कि डेली आपको रेकमेंडेड अमाउंट लेना है कैल्शियम का, एंड उसके साथ में विटामिन डी लेना है, आपको सनलाइट में बैठना है, आपको एक्सरसाइज करना। सो आपको जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना है, तो आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट के साथ विटामिन डी का भी सप्लीमेंट जो है वो आपको लेवल्स चेक करने हैं, चेक करके आपको विटामिन डी भी इंक्लूड करना है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के बिना आपकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है उसमें सुधार नहीं होगा। अगर कोई स्मोकिंग या कुछ अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनको वो सब चीजें बंद करनी होगी। उसके बाद में उसके साथ ही अर्थराइटिस है, जो आपके सारे जॉइंट्स के पेन रहते हैं, उसमें भी जॉइंट अलग अलग अर्थराइटिस रहते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस रहेगा। देन आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस रहेगा। तो ये सारे अर्थराइटिस वगैरह जो है, उसमें जो बड़े जॉइंट्स है उसमें पेन आ सकता है, छोटे जॉइंट्स है उसमें पेन आ सकता है, तो आपको उस समय भी आपको देखना है कि अर्थराइटिस की वजह क्या है। कभी कभी ऑटोइम्यून की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है, और कभी कभी जैसे कि है कैल्शियम कम है, फिर आपकी कार्टिलेज डी जनरेशन हो गया है, उसकी वजह से भी होता है। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, एक्सरसाइज जो बताया है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। उसके बाद में है डायबिटीज। डायबिटीज की संख्या तो इंडिया में बहुत बढ़ गई है। तो डायबिटीज जो है, इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। एंड सबसे पहले तो है सब लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज अगर एक बार हो जाएगा, डायबिटीज या बीपी, वो रिवर्स नहीं होता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि डायबिटीज अगर लाइफस्टाइल डिसीज है, इफ इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सो इट कैन बी रिवर्स विथ योर लाइफस्टाइल, विथ योर डाइट।
सबसे पहले दिमाग से ये निकालना है कि अगर डायबिटीज है तो वो रिवर्स नहीं होता है। तो डायबिटीज 100% रिवर्स होता है इफ यू चेंज योर लाइफस्टाइल विथ एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। तो डायबिटीज में दो टाइप रहते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज रहता है एंड एक टाइप 1 डायबिटीज, दैट इज जुवेनाइल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में आपका पैनक्रियाज है जो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं कर पाता है। तो उस समय पैनक्रियाज को एक्टिवेट करना, या पैनक्रियाज क्यों ऐसा हो जाए, कई कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें थोड़ा सा हिस्सा अगर पैनक्रियास का रहेगा, इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो रहता है वो लीवर से रिलेटेड रहता है, क्योंकि आपके सेल्स जो है, सेल के मेम्ब्रेन जो है फैटी बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने बोला है कि लो फैट वाला खाना, लो कैलोरी वाला इसमें खाना, सैचुरेटेड फैट जो है वो आपको कम करने हैं, जितना हो सकता है प्लांट बेस्ड अच्छे वाले फैट जो रहते हैं, प्लांट से मिलते हैं, ऑयल सीड्स से मिलते हैं, वो वाले फैट्स आपको आपको इंक्लूड करना है। तो डायबिटीज आप रिवर्स कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी कि डायबिटीज में जितना आप मिल्क प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स आप बंद कर देते हैं, तो आपका डायबिटीज बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। उसके बाद में है थायराइड। थायराइड का भी जो है, बहुत सारी महिलाओं को थायराइड होता है एंड हम लोग इन सुजोग थेरेपी थायराइड को बहुत अच्छे से इमोशन से जोड़ते हैं। सैडनेस इमोशन अगर लाइफ में बढ़ जाता है तो थायराइड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से करना है आपको। जितना हो सकता है स्माइल मेडिटेशन है, या आप कैसे हैप्पी रह सकते हैं या स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो आपको देखना है। उसमें भी कुछ सिम्टम्स पहले से आपको दिखते हैं, जैसे कि आपका वेट गेन हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा। हाइपर थायराइड रहेगा तो वेट लॉस हो जाएगा, हाइपो में आपका वेट गेन हो जाएगा। देन आपको नेक के यहाँ, थ्रोट की यहाँ स्वेलिंग दिखाई देगा, या फिर हार्ट रेट जो है आपका उसमें चेंजेस होते रहते हैं। एनर्जी लेवल जो है आपका, ऐसा लगता है कि एनर्जी मेरी बहुत कम हो गई है, फटीग लगता है, हेयर लॉस हो जाता है एंड फीलिंग टू कोल्ड और टू हॉट, इस तरीके का कुछ भी अगर आपके इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं शरीर में, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। उसके लिए भी आप थायराइड का टेस्ट कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए आपको ईयरली स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। सारे जो ब्लड टेस्ट रहते हैं, कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट रहते हैं, लिपिड प्रोफाइल है आपका, किडनी प्रोफाइल है, लिवर प्रोफाइल है, थायराइड का T3 T4 TSH है, उस टाइप के जो टेस्ट है, तो आपको एक ईयरली स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी रहता है। उसके बाद में फीमेल में बहुत कॉमन एक रहता है कि यूटीआई, जिसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो क्यों ज्यादा हो जाता है, फीमेल जो है उनमें वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट रहता है, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ जाता है। एंड हमारे यहाँ इंडिया में रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, दोनों जगह भी ये जो चीज है उसको जितना जल्दी देखना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता है, तो नजरअंदाज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है, अगर आपका यूरिन बार बार येलोइश कलर का होता है, ज्यादा येलोइश कलर का होता है, या यूरिन जाकर आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। तो उसमें जो इन्फेक्शन का फैक्टर रहता है, जो बैक्टीरिया रहता है, ई कोलाई, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि वो जैसे कि होल्डिंग ये करता है, फिंगर जैसे उसके ये रहते, टेंटाकल्स रहते हैं, वो आपकी यूरिनरी ट्रैक को पकड़ के रखता है, वो जितना जल्दी आसानी से जाता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका वाटर इनटेक बढ़ाना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है। उसके बाद में आपको अल्कलाइन वाला फूड खाना है, जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इस टाइप का फूड आपको ज्यादा खाना है। एसिडिक फूड कम खाना है, और जरूरत लगती है तो डॉक्टर के पास जाके कुछ उन्होंने सजेस्ट किए हुए एंटीबायोटिक्स है, उनको उन्होंने जितना कोर्स बताया है 5 दिन का या जो कुछ भी होगा 3 दिन का, वो कोर्स आपको पूरा करना है। एंड यूरिनरी ट्रैक को बहुत लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो यूरेटर से ये इन्फेक्शन आपकी किडनी तक जा सकता है, और अगर किडनी तक इन्फेक्शन गया तो किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जिनको भी यूरिन बहुत येलोइश होता है, यूरिन करने के बाद आपको पेन या प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो नजरअंदाज ना करें। उसके लिए जो कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं वो आपको लेने हैं। उसके बाद में सबसे बहुत अहम मुद्दा है, वो है वेट मैनेजमेंट का। बहुत सारी महिलाएं हैं वो परेशान है ये वेट मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि वेट तो बढ़ रहा है प्रीवियस जो कारण है उसकी वजह से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी वेट बढ़ जाता है तो हमारा एक
कॉमन कुछ हमारे ट्रायल्स एंड एरर रहते हैं। तो सबसे तो पहले कि आपका वेट बढ़ जाता है, इसलिए आपको आपका साइज शेप देख के खुद अनहैप्पी हो जाते हैं, तो नेचुरली आपका जो है सैडनेस इमोशन आ जाता है। उसके बाद में आप क्या कर जाते हैं, अचानक से कोई ना कोई तो डाइट आप देख लेते हैं या किसी ने बताया हुआ डाइट देख लेते हैं, और उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं आपके खाने के ऊपर। रिस्ट्रिक्शन लाने के बाद वो जो कुछ डाइट रहता है टेम्पररी, मीन्स बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वाला, वो आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में आप वो डाइट छोड़ देते हैं। जैसे ही आप वो डाइट छोड़ देते हैं, आप तुरंत रीगेन करते हैं। तो ये आपका वेट साइकिल जो है होता रहता है। फिर आपको कहीं दूसरा डाइट आप देखेंगे, कभी इसका डाइट, कभी व्हाट्सएप पे ये डाइट आया, ऐसा अलग अलग डाइट जो रहते हैं जिसे हम लोग फैट डाइट बोलते हैं, वो डाइट के पीछे आप पड़े रहते हैं। तो आपको क्या करना है, डाइट अगर आपको अच्छे से मेंटेन करना है तो सबसे पहले है कि डाइट के लिए अब आपका वेट मैनेजमेंट करना है, तो डाइट एंड एक्सरसाइज, इसको आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो मील है वो प्रॉपर लेना है एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है। आपको जितना जरूरी है, जैसे मैंने कल बोला कि पेट भर के बहुत बार नहीं खाना है, ऐसा थोड़ा सा खाली पेट रखना जरूरी है। तो उसके बाद में है कि कौन सा भी फैट डाइट जो है उसे फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उसमें तुरंत वेट लॉस हो जाता है, लेकिन वो वेट लॉस जो है फैट का नहीं होता है। उससे ज्यादा वो वेट लॉस आपका वाटर वेट लॉस या फिर आपका मसल वेट लॉस ज्यादा हो जाता है। आपके जो कैलोरी इंटेक्स है कार्बोहाइड्रेट से, उसे आपको कम करना है एंड जितना हो सकता है आपको एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज आपको करना ही है। एंड अगर आप फूड देखने जाते हैं, डाइट के बारे में सोचते हैं, तो एक जनरल डाइट रहता है, उसमें एक बताया जाता है कि स्टेपल डाइट जो आपका है, स्टेपल फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, देन प्रोटीन्स है, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। देन फ्रूट्स वेजिटेबल उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स एंड जो नट्स वगैरह है वो आना चाहिए। एंड फैट्स एंड ऑयल्स वो सबसे कम होना चाहिए। ये दिस इज जनरल डाइट। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए डाइट अगर कुछ करना है, तो उसमें आपको जितने भी फ्रूट्स फल्स वेजिटेबल्स है उनको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में आपका प्रोटीन लेवल आएगा, उसके बाद में उससे कम आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला, एंड फिर ऑयल सीड्स वगैरह है वो सबसे कम, एंड जंक फूड तो ना के बराबर रखना है। इस पैटर्न से अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस में एंड वेट मैनेजमेंट में आपको बहुत फायदा हो जाएगा। उसके बाद में है कि डाइट आपका कैसा रहना चाहिए, तो किस एज में कैसा डाइट रहे वो भी एक मायने रखता है। जितना हो सकता है जो टीन एज रहता है बचपन से यहाँ का, इस एज में डाइट अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एज है, इस उम्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, मैंने जैसे लिया था गट हेल्थ में, आपका गट अगर हेल्दी रहेगा तब आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ रहेगी। इसके लिए अगर इस उम्र में जहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, उस उम्र में अगर इस टाइप का खाना खाते हैं, अगर अगर नहीं, मैं बोलती हूँ कि मैक्सिमम जो टीनेजर्स है ऐसा ही खाना खाते हैं, और उसकी वजह से आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ गए हैं कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, या फिर बच्चे होते हैं तो वो भी हेल्दी नहीं हो पाते, या उनकी प्रेगनेंसी जो रहती है बहुत स्ट्रेसफुल रहती है या पेनफुल रहती है, उसमें बहुत सारे जैसे बेड रेस्ट है, ये है वो सारे ये आ जाते हैं फैक्टर्स। तो हो सकता है, जितना हो सकता है कि आपका टीनेज में भी आपको बहुत अच्छा आपको डाइट मेंटेन करना है, एंड बाद में भी इस टाइप का डाइट जितना हो सकता है, जंक टाइप का डाइट आपको अवॉइड कर लेना है। उसके बाद में है हेल्दी प्रेगनेंसी। हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसकी शुरुआत हम लोग बोलते हैं कि वो प्री कंसेप्शन केयर से होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको बच्चा प्लान करना है तो उसके 6 मंथ पहले से, 6 मंथ 6 मंथ मैं बोल रही हूँ, उसके पहले से ही आपको आपका डाइट प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करके आपकी जो बॉडी है, आपका जो यूटरस है, उसको हेल्दी रखना है। अगर आप खुद को अपने आप को अगर हेल्दी रखते हैं, तभी जाके आपका आने वाला बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा होगा। तो उसमें जब भी आपको लगता है कुछ विटामिन मिनरल्स लगते हैं, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप अगर कुछ स्मोकिंग या ड्रिंक्स कुछ करते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है। एंड सबसे अहम है कि ये कैफीन इनटेक। बहुत सारे लोग हैं कॉफी जो है बहुत लेते हैं, वो स्ट्रांग वाली कॉफी लेते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कॉफी वगैरह जो है, स्ट्रांग कॉफी आप लेना बंद कर लीजिए, क्योंकि कैफीन का इफेक्ट जो है आपके बच्चे के ऊपर प्रेगनेंसी में हो सकता है। उसके बाद में है फूड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड अवॉइड लिस्ट एंड खाने वाले फूड्स की।
इसमें जब देखा जाएगा जितने भी हो सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आपका कर्ड वगैरह है, इस टाइप का प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जैसे उस टाइप का फूड आपको लेना है। एंड आपको जितना भी है जंक फूड है, ये फूड है, ज्यादा नॉनवेज वगैरह आपको नहीं खाना है, या फिर हाई मर्क्यूरी वाले फिश वगैरह है वो आपको नहीं खाने हैं। उसमें फ्रूट्स में भी दो फ्रूट्स यहाँ पर है, जिसमें एक है पपाया एंड एक है पाइनएप्पल। ये दोनों फ्रूट्स जो है आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं, क्योंकि उसके इल इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद में है एंटी एजिंग फूड्स। तो सब लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को, किसी को भी लगता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक यंग दिखे या एजिंग प्रोसेस जो है हमारे शरीर में कम हो, तो उसके लिए आपको जो फूड लेना है उसमें जैसे कि विटामिन, जो आपके सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं वो आपको लेना है। तो वो आपके शरीर में, आपकी स्किन में कोलेजन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, आपका स्किन का हेल्थ अच्छा रखते हैं। देन गार्लिक जो है वो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी स्किन को बचाता है। स्वीट पोटैटो है या कलरफुल वाली जैसे कि है रेड बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है, या फिर आपका वो पम्पकिन रहता है, ऐसे अलग अलग कलर के जो फ्रूट्स है वो आप खाएंगे, क्योंकि उसको उसमें आपको बीटा कैरोटीन्स अलग अलग तरीके के मिलेंगे ना। आपको स्वीट पोटैटो से आपको विटामिन ए भी अच्छे से मिलता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। देन टोमेटो खाइए, उसमें लाइकोपेन्स रहते हैं, आपको एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीडेंट का काम करते हैं। देन ओमेगा है जो एवोकाडो में अच्छी तरह से मिलता है। अगर आपको एवोकाडोज नहीं भी मिलते हैं तो भी ओमेगा के कुछ सोर्सेस है, जैसे नट्स है, लेकिन उनको ओवरनाइट आपको सोक करके लेना है, या फिर ऑयल सीड्स है उसको आप ले सकते हैं। आपको जैसे कि पाइनएप्पल बोला गया है, पाइनएप्पल में कोलेजन बॉडी में आपके स्किन में तैयार करने की कैपेसिटी अच्छी रहती है। तो इस टाइप के कुछ अगर फूड्स आप खाते हैं तो आपको एंटी एजिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये एक है कि एक हुंजा टी मैंने बताया है, बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता होगा कि हुंजा सिविलाइजेशन है साउदर्न पाकिस्तान वगैरह, वहां ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की औरतें 60s 70s की औरतें भी आपको 30s 40s की जैसी लगती है, क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल अलग से है। बहुत उनका मीन्स खाना पीना जो है, रहने का तरीका है वो बहुत अलग है, वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसके लिए वहाँ 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले लोगों की संख्या तादाद ज्यादा है। और वहाँ की औरतें, आप गूगल सर्च करते हैं हुंजा सिविलाइजेशन तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो उसमें से एक थोड़ा सा मैंने गुंजा टी, जिसे हम लोग एंटी एजिंग टी भी बोलते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें सिर्फ जागरी का स्पेलिंग में जिगरी हो गया है, तो ये करिए। तो ये आप बना के आप डेली ले सकते हैं। आप नॉर्मल जो चाय पीते हैं उसके बदले में आप वो ले सकते हैं। देन की फैक्टर्स फॉर वेलनेस जो है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हमने जो अभी तक देखा उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने गट हेल्थ के सेमिनार में भी देखा था, लेक्चर में भी, कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है। देन बैलेंस हार्मोनल लेवल, आपके जो हॉर्मोन्स है, सारे हॉर्मोन्स उससे बैलेंस करना बहुत जरूरी रहता है। और हॉर्मोन्स को अगर बैलेंस रखना है तो आपके इमोशंस को बैलेंस रखना है। अगर ज्यादा आपके सैडनेस डिप्रेशन वाले इमोशंस रहेंगे तो आपके हॉर्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। देन विटामिन एंड मिनरल्स आपको फूड के रूप में ज्यादातर लेना है, लेकिन अगर हम लोग वो फूड फॉलो नहीं कर सकते कि इतना मुझे, मेरे लिए जितना जरूरी है उतना हम लोग अगर खाते हैं, जैसे बताया गया है कि दिन में अगर आप कम से कम ½ kg, ½ kg, आपके अकॉर्डिंग टू आपका वेट, जैसे कि आपका वेट 60 kg है तो आप 600 mg ग्राम, अगर आप mg नहीं ग्राम, 600 ग्राम अगर आप फ्रूट खाते हैं, या फिर 300 ग्राम अगर वेजिटेबल खाते हैं, तो हम लोग इतना नहीं खा पाते हैं। आपके एज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आपका बॉडी का जो वेट है किलो में, उतने ग्राम्स आपको उतने ग्राम को, 60 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 ग्राम्स आपको फ्रूट डेली लेना है, एंड 300 ग्राम्स आपको वेजिटेबल एंड सलाद लेना है। तो ये आप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स के सप्लीमेंट लेने हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको बोलूंगी कि जितने हो सकते हैं फूड सप्लीमेंट भी आप प्लांट बेस वाले लीजिए, जो आपको मेडिकल में मिलता है, जिसका बेस ही आपको इसमें केमिकल से आता है, उसका आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। जितने हो सकते हैं प्लांट बेस्ड आप सप्लीमेंट लीजिए। एंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर होना जरूरी है, क्योंकि इट इज वाइटल फॉर योर हेल्थ। पानी आपके शरीर में
सब सर्कुलेशन जो है शरीर का अच्छे से बढ़ाता है, आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, तो आपको अच्छा इंटेक पानी का होना चाहिए। देन एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूरी है, आपका डीप रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। एडेक्वेट स्लीप, जैसे मैंने बोला है, कम से कम 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक का स्लीप जरूरी है। एंड एनहांस डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस करने के लिए अगेन वही है, आप जो फूड खा रहे हैं उसमें प्लांट बेस्ड एंड कम कैलोरी वाला या जैसे कि जंक फूड है उसको कम करना है। एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आप एक्सरसाइज करके आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। एंड काम योर माइंड, ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए हमारी हेल्थ जो है अच्छी रखना कोई ये नहीं है। तो ये मैंने क्विक यहाँ पर आपको सिर्फ स्लाइड्स बता देती हूँ, आप मुझे बाद में संपर्क करके ये स्लाइड्स मुझसे ले सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स है जो आप घर पर कर सकते हैं। दिस इज ट्रीटमेंट फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कलर थेरेपी हम लोग करते हैं, इससे बहुत आपको फायदा होता है। ये पॉइंट्स है आप हमारे हाथ के ऊपर या फिंगर के ऊपर हार्ट डिसीजेस के लिए, जहां पर आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, तो आपके हार्ट के जो डिसीजेस है उसमें आपको फायदा होगा। दिस इज फॉर आपका ओवरीज एंड गायनेक प्रॉब्लम भी जितने भी है, मैंने अभी यूटेरस के बारे में जितने भी गायनेक प्रॉब्लम बताए हैं उतने ये जो ये एरिया दिखा रही हूँ उसके ऊपर आप एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी करते हैं तो आपको बहुत उसमें फायदा होता है। एंड आपका थायराइड है, थायराइड के पॉइंट्स भी आपके फिंगर के ऊपर कहाँ कहाँ पर आएंगे, इसका ये स्लाइड है, आप एक्यूप्रेशर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से उसमें रिजल्ट आ जाएंगे। तो यही सब बातें हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या समझाया है मैंने आपको। इसमें अगर आपको किसी को कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।